वी डिड दिस लास्ट चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। हाउ टू मैनेज दीज एफ्लुएंट्स जो रिवर्स में फेंके जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि भाई गंगा की और बाकी नदियों की सफाई के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करने की प्लानिंग की, बट बिकॉज हमने कोविड पीरियड देखा हुआ है, तो व्हेन कोविड स्टार्टेड एंड इट वाज अबाउट टू बी एट इट्स एक्सट्रीम, तो आपने देखा होगा कि नदियां एकदम साफ हो गई अपने आप। कैसे साफ हो गई? क्योंकि कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो नहीं रही थी, ना लोग अपने घर से ज्यादा खेलने कूदने जाते थे नदियों में। तो इन दैट केस नदी अपने आप साफ होती गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि नदी को साफ करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच की जरूरत है कि अगर हम कम एफ्लुएंट्स नदी में बहाएंगे, सिर्फ उतने ही प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाए जितनी चीजों की हमको जरूरत है। आपको जरूरत है घर में एक फोन की, तो भाई एक खरीदिए। हर इंसान दो दो फोन खरीद लेगा तो फैक्ट्रीज का आउटपुट बढ़ जाएगा। आपके पास 4 जोड़ी जूते हैं, आपको जरूरत सिर्फ 2 जोड़ी जूते की है, तो 2 जोड़ी जूते का जो आउटपुट ज्यादा निकला, उसकी वजह से प्रोडक्शन कंपनीज का, फैक्ट्रीज का बढ़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फेंके जाएंगे नदी नालों में, तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। सो वाटर क्वालिटी हैज बीन डिटीरियोरेटेड, रीजन बीइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से काफी टॉक्सिक केमिकल्स पानी में फेंके जाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हम आप अगर नदी में नहाने भी जाते हैं, वहां का पानी भी यूज करते हैं, तो हमें बेसिकली केमिकल मिलता है, पानी नहीं मिलता। तो सरफेस वाटर हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलेटेड चिल्ड्रन। ग्राउंड वाटर की भी हालत कुछ बहुत अच्छी है नहीं। कितनी जगह तो प्रयागराज सिटी में ही बच्चों सीवर का पाइप और पानी का पाइप अंदर से कट पट गया है, तो घर में सीवर का ही पानी एक तरह से आ रहा है। दैट्स वाई वी नीड टू डिपेंड अपॉन आरओ वाटर प्यूरिफायर्स एज सच। खोपड़े में बात गई। एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, आपने सुना होगा जॉन्डिस वगैरह लोगों को फ्रीक्वेंटली हो जाता है। किसकी वजह से होता है भाई? गंदा पानी पीने की वजह से। अब आप गंदा पानी जानबूझ के पीते हैं क्या? घर में कभी मम्मी से बोला मेरे को आज गंदा पानी पिलाइएगा, देखिए उसका टेस्ट कैसे होता है। आप तो एकदम साफ पी रहे हैं, बट जहां से वो आ रहा है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको नजर आएंगे। देखने में तो एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर है। दैट्स वाई वी हैव टू डिपेंड अपॉन आरओ वाटर प्यूरिफायर। अब इसका क्या नुकसान है? आपको भाई आरओ वाटर प्यूरिफायर की आदत पड़ गई बचपन से, गंदी आदत नहीं पड़ी, एकदम अच्छी आदत थी। कहीं बाई चांस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, आपको लग रहा है कि मिनरल वाटर की बोतल जो आपको मिली दैट इज ओरिजिनल, बट थी वो डुप्लीकेट, तो वो भी गंदा पानी गलती से हमने पी लिया। या चलिए वो भी नहीं पिया, कभी ना कभी सड़क का कोई चुरमुरा खा लिया, कुछ खा लिया, तो ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में चले ही जाएंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो भाई नुकसान क्या होगा? इनएडिक्वेट कलेक्शन, और अगर अनमैनेज्ड लैंडफिल इकट्ठा हो गया है बच्चों, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स वुड बी देयर। उससे अननेसेसरी की जो फ्रेग्रेंस तो नहीं बोलेंगे, बदबू जो होती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। कीटाणु पनपते हैं, मच्छर मधुमक्खी पैदा होते हैं, और एज अ रिजल्ट वो आपके खाने पीने की चीजों में बैठेंगे और तरीके के 100 बीमारियां आपको पकड़ा के चले जाएंगे साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट चिल्ड्रन। रियल मीनिंग स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग बस यही है, मीनिंग बस यही है। ये आवाज मेरी रिपीट, कि भाई आप जो भी डेवलपमेंट के लिए चीजों को आज यूज कर रहे हैं, सिर्फ इतना यूज करें कि फ्यूचर में भी वो लोगों के पास अवेलेबल हो। अगर आज आप सारे रिसोर्सेज को एक्सटिंक्ट कर देंगे, तो क्या भविष्य में आपके पास इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए ये चीजें बचेंगी? नहीं बचेंगी। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। So, sustainable development refers to the development that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो आपको बच्चों आज क्या बहुत ढेर सारे टाइगर्स नजर आते हैं? नो। क्या बहुत ज्यादा फ्लोरा फोना हर जगह नजर आता है? एक शिमला का एग्जाम्पल हम एक लेक्चर में ले रहे थे, वहां पे बच्चों लगभग नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत ठंडी का मौसम रहता था, और दिसंबर जनवरी फरवरी तो स्नोफॉल भी होती थी। बट एज ऑफ टुडे थिंग्स हैव बीन डिटीरियोरेटेड, तो वहां पे उतना स्नोफॉल होता ही नहीं है। सो विल शिमला बी अ वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर समर चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। सो नीड का मतलब होता है कि आप अपनी रिसोर्सेस को, जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, फूड वगैरह, एनर्जी, हाउसिंग, इनको सिर्फ और सिर्फ एकदम बेयर मिनिमम यूज करें। अभी मैं एक यूट्यूब का वीडियो देख रहा था, कल की ही बात है, और उस वीडियो में एक पर्सन था, वो कोटा से दिल्ली गया, कोटा का रहने वाला था, और दिल्ली से फिर वो हिमाचल प्रदेश गया, वहां से उसने बस पकड़ी। इंडिया का लोनलीएस्ट एंड लास्ट गांव है,
वो ऐसा गांव है जो शहर से या नॉर्मल अप्रोच से 7 महीने एकदम कटा रहता है, इतनी बर्फबारी होती है। 50 फीट तक की बर्फ वहां इकट्ठी हो जाती है। वहां के लोग ना इधर आ पाते ना वहां जा पाते हैं। सर वहाँ शॉपिंग मॉल है, वहां आदमी के पास घर नहीं है ठीक से, आप शॉपिंग मॉल की बात कर रहे हैं। बट उस वीडियो में काफी चीजें देख के मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई यहाँ के लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं। क्यों? जो गाय भैंस वहां की हर्ब्स खाती हैं, जो नेचुरली ड्रिवन है, उन्हीं का दूध वो लोग पीते हैं, तो नुकसान एकदम कम है। आटे की चक्की वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। अरे मतलब धमाकेदार। आटे की चक्की आपने नॉर्मल वाली तो गोल वाली देखी होगी, जिसको ऐसे चलाते हैं। उस चक्की में बीच में उन्होंने गेहूं डाल दी, ठीक है। और गेहूं को पीसने के लिए या तो हाथ से घुमाया जाए, बट उसमें मेहनत लगती है, तो उन्होंने उसका ऑटोमेशन किया था। कैसे किया था? उन्होंने चक्की के रोटर को लगा दिया एक, उसके साथ क्या बोलते हैं, मोटर टाइप आप बोल सकते हैं, ब्लेड टाइप डिवाइस के साथ, और लकड़ी के ब्लेड से वो, और एक नहर जा रही थी बगल से, तो थोड़ा सा उन्होंने पानी डाइवर्ट किया, और वो पानी जब उसके ऊपर पड़ता था तो वो गोल गोल घूमती थी। जैसे आपने देखा होगा वो टरबाइन जैसे चलती है। तो उन्होंने अपनी एक लोकल टाइप की छोटी सी टरबाइन बनाई थी। तो वहीं पे वो डालते थे, क्या कहते हैं, गेहूं, साइड में प्लेट रख दी, आटा उसी में पिस के आ रहा है। और वो आटा प्रैक्टिकली थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चक्की होती है वो तो मैकेनाइज्ड होती है, उसमें आटा जब आप देखेंगे गर्म होगा, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वहां पे कोई पोल्यूशन है ही नहीं, गाड़ी नाम की कोई चीज ही नहीं किसी के पास। तो भाई फ्लोरा फोना भी अच्छा चल रहा है। और वो गांव में रहने वाले लोगों की एज भी बहुत ज्यादा है। 76 ईयर्स का पर्सन ही वॉज इंटरव्यूइंग। तो मैंने उसको देखा, आप समझ लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ना डायबिटीज है, कुछ नहीं है, बिकॉज द फूड दैट दे ईट इज न्यूट्रिशियस। तो मोस्ट ऑफ द थिंग कि भाई ये जितनी बीमारियां आज फैल रही हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं कॉज है पुअर मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी समझ में आ गई भाई, कि रिसोर्सेज को सिर्फ उतना यूज करें ताकि आज भी अवेलेबल हो और कल भी। समझ में आ गया? सो एकदम LIC की तरह हो गया, जीवन के साथ भी और हमारे जीवन के बाद भी, दूसरों के जीवन के साथ भी। सो वी शुड लीव टू द नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट लेस देन वी हैव इनहेरिट। तो अगर आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच कर जाते हैं तो एडवांटेज इज दिस, पोल्यूशन लेवल्स विल गो डाउन। और मैं तो कहता हूं कि भाई अगर आप साइकिल पे स्विच कर जाएं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी थोड़ा कार्बन एमिशन तो होगा, साइकिल में प्रैक्टिकली वो भी कम हो जाएगा। बट पैसे इंसान के पास इतने आ गए कि वो इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। वो ऑफिस जाएगा 4 पहिया गाड़ी से, शाम को 2 घंटा साइकिल चलाएगा हेल्थ मजबूत करने के लिए। खोपड़े में बात गई। कॉपी कर लिया सबने? चलिए। सो दीज आर सर्टन स्ट्रेटजीज, आप इनको कॉपी करिए, देन आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम वन बाय वन चिल्ड्रन। बायो कंपोस्ट क्या होता है? ये एकदम जानी पहचानी चीज है। आपके घर में फल के छिलके, पोटैटो पील, ये सब इकट्ठा होता होगा ना, चाय पत्ती का बॉइल्ड सब्सटेंस, इन सब चीजों को आप इकट्ठा कर लीजिए और किसी गमले में डाल दीजिए, तो नेचुरल प्योर खाद बन जाएगी। खा मत लीजिएगा उसको, वो पौधे का खाना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें। घर ऐसा बनवा लीजिए, या अगर बना भी हो तो विंडो खोल लीजिए मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे, ताकि हवा आती जाती रहे, तो AC का इस्तेमाल कम से कम होगा और आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, आपको बच्चों जान के खुशी होगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एक सब्जेक्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस का, कि उस जमाने में क्या नॉलेज और प्रैक्टिसेस यूज की जाती थी। जैसे मेरे को आज भी याद है, मेरी दादी माँ, जो दूध से मक्खन निकलता था, मलाई से बेसिकली, दूध से नहीं। तो आपके घर में क्या होता होगा, हमारे घर में भी आज यही होता है, मलाई इकट्ठी कर लेती है मम्मी लोग सबकी, और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसको चला देती हैं, विप कर देती हैं, तो उससे मट्ठा अलग हो जाता है और मक्खन अलग। फिर उस मक्खन को माइक्रोवेव के अंदर रख दिया जाता है और उससे घी बन जाता है। पहले क्या होता था, मथानी होती थी, वो ऐसे हाथ से उसको चलाते थे। तो उस केस में व्हाट यूज्ड टू हैपन, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की जब कंजम्पशन नहीं तो उसका जनरेशन भी नहीं, अगेन कार्बन एमिशन पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया। चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हाइडल पावर प्लांट्स लग गए जिसमें पानी से बिजली बनाते हैं हम। बायोपेस्ट को कम इस्तेमाल करें और बायो कंपोस्ट को ज्यादा। यहाँ बायोपेस्ट का मतलब है कीटनाशक जो खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं सब्जियों में जो फर्टिलाइजर यूरिया अमोनिया पड़ रहा है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक तो हो नहीं पाती है, वो इतना ज्यादा पड़ रहा है कि जिस लौकी का साइज इतना बड़ा होना चाहिए, इंजेक्शन लगा के बड़ा कर दिया, तो वो आपको केमिकल ज्यादा मिल रहा है और लौकी का पौष्टिक आहार कम मिल रहा है। And we should switch ourselves to cleaner fuels of
सो कॉल्ड ड्राइविंग व्हीकल्स चिल्ड्रन। तो झटपट इसको कॉपी कर ले। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह अगर हम खाद वगैरह ऐसी यूज करें जो घर की चीजों से, फलों के वेस्ट से, इन सब से, गोभी लोग खरीदते हैं, फूल खा लेते हैं, ऊपर का डंठल छोड़ देते हैं, फेंक भी देते हैं। या तो उसको गैया को खिला दीजिए प्रॉपरली, और या तो उसको भी खाद की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। सो एडवर्सली इफेक्ट होता है ढेर सारा प्रोडक्टिव एरिया ऑफ लैंड। आप जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो नीचे तक जाता है, और कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडी को भी कंटामिनेट करेगा ही करेगा। तो जो आपके घर में पानी आ रहा है, लाखों देखने में साफ लग रहा हो, बट प्रैक्टिकली वो साफ है ही नहीं। सो प्लीज अपडेट इट झटपट फास्ट। फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मैटर लाइक दिस चिल्ड्रन, बट देन टू सच बात तो यही है कि देश इतना बड़ा है, चीजों के खाने पीने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो सर क्या करें अल्टीमेटली, आप बता दीजिए एज अ टीचर। भाई मैं तो यही बोलूंगा, लाई चने पे थोड़ा सेवन ज्यादा कर लें, तो वो नुकसान तो वो भी करेगा, बट जितना घी तेल नुकसान करता है इससे कम। और कौन किसी को 100 साल जीना है, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, कैसे झेल पाएंगे। क्या हुआ? हाँ, प्रैक्टिकली अगर बोले एंड ऑफ द डे डिबेट लास्ट में यही बोलेगी कि कोई पक्का सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप कुछ भी राजमा चावल खा रहे हैं, खाइए, बट चावल में से स्टार्च निकाल दीजिए। राजमा थोड़ा उबला खा लीजिए तो अच्छा है, थोड़ा उसमें क्या कहते हैं तड़का वगैरह घी का थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब यू कैन नॉट सो कॉल्ड कि इसको इग्नोर कर दे, डिनाई कर दे, ऐसा नहीं है। इसी के साथ रहना है, सांप के साथ ही जीना है, उसको परेशान नहीं करेंगे तो नहीं काटेगा। ओके। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लोग केक बेक करते हैं घर में, तो आप नॉर्मल अवन छोड़कर सोलर अवन ले लीजिए। ये कैसा होता है सर? एकदम बॉक्स की तरह होता है, जैसे सूटकेस नहीं होता अटैची, पहले घरों में हुआ करता था। तो आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन करेंगे, सन की रेज उसके ऊपर पड़ेंगी, और उस रेडिएशन के थ्रू हीट जनरेट होगी, और उससे आपका केक जो होगा वो बेक हो जाएगा। व्हाट इट क्लियर? घर में माइक्रोवेव का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। सर खाना किस में गर्म करें? अरे गैस में गर्म कर लो, इंडक्शन कुकटॉप पे गर्म कर लो। व्हाट इट क्लियर? सो विंड पावर और सोलर रेस को ज्यादा हमको यूज करना चाहिए, दे आर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो आज प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर कोई कार खरीदने जाता है ईवी, नॉर्मल गाड़ी 10 लाख रुपए की, उसी का ईवी वर्जन 18 लाख रुपए का। ये है इतनी ज्यादा महंगी कि आदमी कह रहा है पोल्यूशन जाए भाड़ में, महंगाई से मरने से अच्छा है पोल्यूशन से मर जाओ, मरना तो है ही। तो इंडिया में ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को थोड़ी ये भी अकल लगानी चाहिए कि भाई 18 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक व्हीकल महिंद्रा की, नॉर्मल व्हीकल 12 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए आप ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, टैक्स कम कर दिया, कितना कम कर दिया? रजिस्ट्रेशन टैक्स ही कम किया। बट आप जब इस व्हीकल को 50,000 1 लाख किलोमीटर चला लेंगे, तो कंपनी कहेगी लाओ 6 लाख रुपए तो बैटरी का। ठीक, अब पर्सन क्या कैलकुलेट करता है? नॉर्मल कार 12 लाख की, उसी का ईवी वर्जन 18 लाख का, आई एम पेइंग हाउ मच एक्स्ट्रा? 6 लाख। मैं 6 लाख रुपए को बैंक में एफडी करा दूं, बैंक 7% का इंटरेस्ट देगा ही देगा। 42,000 रुपए साल मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, महीने का 3,500। कोई मेरा 3,500 का पेट्रोल थोड़ा लग जाएगा? 3,500 में 35 लीटर पेट्रोल मिलता है। डेली आप 10-12 किलोमीटर भी एवरेज गाड़ी चलाएंगे तो जाके एट पार होगा, एट पार। तो जिन लोगों को व्हीकल कम चलानी है, उनके लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सौदा है। और जिसको बहुत ज्यादा चलानी है उसके साथ भी प्रॉब्लम। भाई क्या प्रॉब्लम? मान लीजिए ईवी आज 220 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, कल को बैटरी कमजोर होगी तो माइलेज 150 आ जाएगा। अब किसी को हाईवे पे जाना है, कानपुर जाना है प्रयागराज से, वाराणसी जाना है, रास्ते में गाड़ी टांग उठा देगी। तो बहुत ज्यादा व्हीकल ड्राइव करने वालों के लिए भी नुकसान, क्योंकि भाई ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगी। और बहुत ज्यादा वालों का क्या प्रॉब्लम है कि उनके पैसे इतने लग जाएंगे कि उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। जिस दिन स्वैपेबल बैटरीज इंडिया में आ जाएंगी, भाई ढाबे पे रुके, बगल में बैटरी, अपनी बैटरी में लगा दो, वहां से निकाल लो, और कॉमन बैटरीज आ जाएंगी, उस दिन बेसिकली ईवी के बारे न्यारे हो जाएंगे। ये कम से कम अभी अगले 10 साल में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इज दैट क्लियर? तो टोयोटा इस पे एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, H2 कॉन्सेप्ट। गाड़ी में पानी डालिए और उससे हाइड्रोजन ब्लास्टिंग से फ्यूल बन जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो नॉर्मल गाड़ी 12 लाख रुपए की है, ईवी वर्जन 18 लाख का है, ये हाइड्रोजन वाली 15 लाख में मिल जाएगी। और जो गाड़ी आपके घर में है बच्चों, उसी गाड़ी में H2 कॉन्सेप्ट भी एड ऑन हो जाएगा। मतलब पूरा इंजन निकलवाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक में तो क्या भाई, इंजन की जगह मोटर लगी है, तो आपकी गाड़ी में कुछ एड ऑन प्लस माइनस नहीं हो सकता। बट ये हाइड्रोजन वाली में एक छोटा सा प्रोसेसर लग जाएगा, मतलब एक प्लांट लग जाएगा, थोड़ा सा लोहे का कुछ डिजाइन होगा, और उसमें कैपेसिटी होगी कि एक तरफ से वो पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को लेगा,
और दूसरी जगह एनर्जी सप्लाई कर देगा। एक छोटा सा अलग से अटैचमेंट डिग्गी में लगा दिया जाएगा, जस्ट लाइक वी सी इन केस ऑफ सीएनजी व्हीकल्स। एक वो पीछे डिग्गी में लग जाता है उसका स्टोरेज सिलेंडर, और साथ में एक प्रोसेसर लग जाता है, वैसे ये भी होगा। सो रिप्लेस करना है आपको हाइड्रोथर्मल पावर को, चिल्ड्रन, इफेक्टिवली यूज टू रिप्लेस थर्मो एंड हाइड्रो पावर, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान पोल्यूशन ज्यादा है। सो इंडिया इज नेचुरली गिफ्टेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई हम नॉर्थ सो कॉल्ड जो बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम साउथ के ज्यादा करीब है, नॉर्थ से हम बहुत दूर हैं। तो हमारे यहाँ 7 महीने तो सूरज चाचू चमकते ही रहते हैं। तो आप अपने घर में अगर एक लगवा ले सोलर प्लांट, अब अगेन सोलर प्लांट का प्रॉब्लम सुनिए बच्चों, 1 किलो वोल्ट का पेमेंट लगभग 70-75 हजार रुपए का है। तो मैंने एक बार सोचा था कि सोलर प्लांट लगवाऊं। आई कॉन्टैक्टेड अ पर्सन, उनका बच्चा पढ़ता भी था मेरे से, तो मैंने उनसे पूछा सर कितने का लगेगा, तो ही सेड कि सर 5 लाख रुपए का लगेगा, 1.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी, गवर्नमेंट पैसा वापस कर देगी, तो योर इफेक्टिव कॉस्ट इज 3.5 लाख। तो मैंने कहा कितने की इलेक्ट्रिसिटी बचेगी हमें? तो उन्होंने कहा कि सर जिस लोकेशन पे आपका घर है, महीने का लगभग 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बचा लेंगे। कितनी? 2,000। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर मैं 3.5 लाख रुपए का एक सिंपल सा 6-7% का एफडीआर करा लूं, समझ में आ गया, तो 3 लाख पे हो गया 21,000 और 3500, तो लगभग 25,000 रुपए तो मेरे को इंटरेस्ट बैंक से मिल जाएगा। मतलब महीने का ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं 2,000 रुपए, उतना ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है। क्या मेरे को अपनी छत की जगह बर्बाद करने की जरूरत है? नो। तो हमारे जैसे के लिए इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू सोलर पावर कोई फायदा नहीं है। सर फिर लोग बेवकूफ हैं जो लगवाते हैं? नहीं, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज कहां पे बच्चों पता है? ऑफिसेज में। वाई? क्योंकि ऑफिसेज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कब यूज होती है? ड्यूरिंग द डे टाइम। अब हर ऑफिस तो 24 घंटा चलता नहीं है, तो डे टाइम में आप डायरेक्टली सोलर से एसी चला सकते हो। बट घरों में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डे टाइम में इस्तेमाल नहीं होती। क्यों नहीं इस्तेमाल होती भाई? आधा टाइम बच्चे स्कूल चले गए, 1-2-3 घंटा अपनी कोचिंग चले गए, पापा ऑफिस या शॉप पे चले गए, अब दिन भर तो घर के 3 एसी नहीं चलेंगे ना, तो रात में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा है। तो कमर्शियल पर्पस में इट इज वेरी 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 एडवांटेजियस, वेरी एडवांटेजियस। बट रेजिडेंशियल पर्पस में एडवांटेजियस क्यों नहीं है, समझना क्या? एक रीजन और है, करंट जो जनरेट होगा उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? बैटरी। बैटरी की कॉस्ट तो 3.5 लाख में भी जुड़ी ही नहीं है, बैटरी की कॉस्ट कम से कम 1.5-2 लाख रुपए है। तो कमर्शियली इट इज वेरी गुड। स्कूल्स वगैरह में तो वारे नहीं आ रहे। क्यों? स्कूल तो भाई 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक चलेगा, धूप तो शाम को 5 बजे तक रहती है गर्मी में, कितनी बार तो 6 बजे तक भी रहती है। तो 4 आवर्स स्कूल की बिल्डिंग पे अगर लगा दिया जाए सोलर पैनल, एंड छुट्टी वाले दिन और संडे वाले दिन पूरा स्कूल तो बंद है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ये ग्रिड को वापस भेजी जाएगी। ग्रिड समझते हैं? जहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, मेन ग्रिड, वो वापस जब बिकेगी तो वो आगे किसी को बेच देंगे, आपको उतना डिस्काउंट मिल जाता है। और बदमाशी देखिए कितनी है, उत्तर प्रदेश में 7 रुपी पर यूनिट बच्चों गवर्नमेंट आपसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज करती है एवरेज, और आप जब ये इलेक्ट्रिसिटी उनको वापस बेचते हैं तो आपको पैसा कितना देते हैं? 2 रुपए। ये बदमाशी है भाई, हमको बेच अगर 7 में रहे हो तो हमसे खरीदो भी 7 में। तो ये बदमाशी पहले स्टार्ट हुई। तो अब गवर्नमेंट का सिंपल सिस्टम है कि आपने अगर 2100 यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम किया और 400 यूनिट्स आपके सोलर पैनल ने हमें बना के वापस बेचा, तो हम आपसे जो पैसा लेंगे वो सिर्फ 1700 यूनिट का लेंगे। तो एक तरह से जितने में हम आपको बेच रहे हैं उतने हम आपसे खरीद भी रहे हैं, सेट ऑफ हो गया आपका। तो ये अब थोड़ा ठीक हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसी बदमाशी चलती थी। समझ में आ गया? सोलर एनर्जी तो अगर मोहल्ले में कोई घर में लगवा रहा हो तो जरा हिसाब किताब पहले समझा दीजिएगा। दुकान उकान पे कोई लगवा रहा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। दवाइयां जितनी केमिकली प्रोड्यूस्ड है शरीर को भी नुकसान, फैक्ट्री से केमिकल फेंका जाएगा, उतारा जाएगा नदियों में, तो हमारे नेचर को, एनवायरमेंट को भी नुकसान। इफ वी डिपेंड अपॉन आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन चिल्ड्रन, जिसमें केमिकल बहुत कम, होम्योपैथिक सर कैसा रहेगा? अरे मेरा एक दोस्त है, उसका होम्योपैथिक का बिजनेस है होलसेल का, कह रहे इट इज अ साइलेंट पॉइजन। हाँ, होम्योपैथिक की दवाई भी बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप लेते रहे किसी चीज की तो समझ लीजिए जहर है ये भी एक तरह का, धीरे धीरे आपको किल करता ही रहता है ड्यू टू द अल्कोहलिक कंपोनेंट इन दैट। तो सबसे बढ़िया क्या है भाई?
अपना ये नेचुरोथेरेपी जो है योगा के थ्रू, आयुर्वेदा मेडिसिन ले लीजिए जो जड़ी बूटियों में है, बाबा रामदेव वाली। बाबा रामदेव, कोविड में बहुत लोगों ने बाबा रामदेव की दवाई खाई, कुछ तो राम जी के पास चले गए, कुछ देवलोक में चले गए, कुछ बच गए। ओके, सो दीज प्रैक्टिसेस आर एनवायरमेंट फ्रेंडली चिल्ड्रन, और प्रैक्टिकली इनके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर डॉक्टर बोले पेट गड़बड़ है, मूंग की दाल खाओ, 5 कटोरी मूंग की दाल खा लीजिए और पेट गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी 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 बैड एंड हार्मफुल। तो साइड इफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। मतलब कहने का, अगर आपकी दवाई है लेटर से एलोपैथिक, वो अगर 20% नुकसान करेगी, तो होम्योपैथिक मान लीजिए 5% करेगी, आयुर्वेदा भी 1% तो करेगा ही करेगा। बहुत ज्यादा औषधि पत्तियां खा गए, बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट हो गई, फपोला फेंक दिया बाहर। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डैमेजिंग बेसिकली। कॉपी कर लीजिए बच्चों उसको, कॉपी कर लिया सर भाई? चलिए, changes in the pattern of consumption children, many a times we spent money on wasteful activities। हमारी इनकम की वजह से परचेजिंग पावर तो बढ़ गई, एलेक्सा डिवाइस खरीद ली, जरूरत है? नो। एक मोबाइल फोन था, एक और खरीद लिया। एक टीवी था, पैसे आ गए, एक और खरीद लिया। 4 एसी घर में लगे थे, पड़ोसी ने स्प्लिट एसी लगवा लिया, हमने विंडो हटवा के स्प्लिट एसी लगवा लिया। फालतू में 2 साइकिलें थी, एक और खरीद ली गियर वाली। 2 गाड़ी थी, एक और खरीद ली क्योंकि पैसे आ गए। तो जमाना कंज्यूमरिज्म का है। किसका बच्चों? कंज्यूमरिज्म। एंड कंज्यूमरिज्म के इंक्रीज की वजह से व्हाट इज बीइंग डन, कि भाई लोगों का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो यू हैव टू स्पेंड मनी इन द डिजायरेबल लिमिट्स। बहुत कम भी ना खर्च करें, पता लगा मरी जाए, मोहल्ले वाले कंजूस और कामचोर और मक्खी चूस बोले। ऐसा ना हो कि चाय में मक्खी है तो निचोड़ के पूरी चाय पी जाए, वो अगेन नुकसान करेगा। बट कंजम्पशन एक लिमिट तक होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आप प्रॉपरली उसको यूज कर रहे हैं, एप्पल का लैपटॉप सेल में आया, 1 लाख का लैपटॉप 40,000 मिल रहा है, आपने फालतू में 40,000 खर्च किए सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने के लिए, तो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस चिल्ड्रन? उस लैपटॉप का प्रोडक्शन हुआ होगा फालतू में फैक्ट्री में, जिसकी वजह से कितना केमिकल प्रोसेस हुआ होगा, एफ्लुएंट्स रिलीज हुए होंगे। तो अननेसेसरी कंजम्पशन शुड बी प्रैक्टिकली अवॉइडेड चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? सो कुछ ऐसा किया जाए, एजुकेशन स्प्रेड अप की जाए, कुछ इंसेंटिव लोगों को मिले। आपका स्कूल बोले जो बच्चे साइकिल से आएंगे उनको फीस में 25% का डिस्काउंट। सर स्कूल का नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सर कैसे? मान लीजिए आपकी क्वार्टरली फीस लेटर से 30,000 रुपीज है, साल भर की फीस 1,20,000 हो गई, ठीक है? तो 25% का फीस में 24,000 का डिस्काउंट दे दिया, 24,000 का डिस्काउंट। साइकिल स्टैंड की फीस रख दी 10,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना साइकिल स्टैंड की फीस है। तो स्कूल का नेट नुकसान तो 14,000 का हुआ। गवर्नमेंट कह रही है कि जितने बच्चे आपके स्कूल में साइकिल से आएंगे 15,000 रुपए पर स्टूडेंट हम स्कूल को पे करेंगे टैक्सेस में से, क्योंकि स्कूल ने एक अच्छा कदम उठाया है। तो 10,000 स्टूडेंट से साइकिल स्टैंड की फीस ले ली, 15,000 गवर्नमेंट ने दे दिया, तो जितना डिस्काउंट दिया था स्कूल का कवर अप हो ही गया। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो कुछ ऐसे इंसेंटिव वगैरह दिए जाएं। जो लोग ई रिक्शे से आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, उनकी 50% फीस एग्जेम्प्ट है। अब 50% फीस एग्जाम से स्कूल तो उनसे कहेगा भाई आप तो साइकिल भी नहीं खड़ी कर रहे अपनी स्टैंड में, तो कहां से स्कूल का रेवेन्यू कवर होगा? ई रिक्शे की सेल बढ़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की सेल बढ़ेगी, उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है वो स्कूल को दे दे, या किसी को भी दे सकती है। मतलब इस तरह के कुछ ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए। तो उसके ऊपर एक कानून लाना पड़ेगा जिसके तहत हो सकता है चीजें ठीक हो जाए। इवन जापान, चाइना जैसी कंट्रीज में पीपल आर सो एजुकेटेड, सिविक सेंस बड़ा स्ट्रांग है। इन अ वीक 1 डे दे ओनली यूज साइकिल। और हमारे यहाँ किसी को देख लीजिए साइकिल चलाते हुए, क्या सोचेंगे? इसकी लगता है माली हालत खराब हो गई है, अब ये अफोर्ड कर नहीं पा रहा है। व्हाट कॉपी कर लिया सबने? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइडल प्लांट। हाइडल प्लांट क्या होता है भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, नीचे टरबाइन लगी है बच्चों। क्या लगी है नीचे? टरबाइन। और ये ब्लेड्स ऐसे घूम रहे हैं, जब घूमेंगे तो वो मोटर को घुमाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होगा, जिससे व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिसिटी वुड बी जनरेटेड। अब ये मत बोलिएगा सर पानी में से बिजली निकाल लेंगे पानी कमजोर हो जाएगा। अरे बिजली पानी से इस तरह ही बनती है, पानी एक तरह से मोटिव पार का काम कर रहा है, उसको सिर्फ नचाने का काम कर रहा है। तो मिलिट्री हाइडल प्लांट्स यूज कर सकते हैं हम लोग।
Such power plants are more or less environment friendly and generate enough power to meet the local demand. मैंने आपको चक्की वाला एग्जांपल दिया ना अभी, तो देखूंगा वीडियो फिर से मिल जाएगा तो आई शेयर इट विद यू पीपल, देखिएगा आपको पता लगेगा कितने काम आप भी ऐसे कर सकते हैं। खोपड़े में बात गई चलन। तो घर में अगर आपके एसी लगा है, डोंट यूज एसी फॉर 8 आवर्स चिल्ड्रन, यूज इट फॉर 4 आवर्स। रूम ठंडा हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया, फैन को स्विच ऑन कर लीजिए और 2-3 घंटे तो आपको कमी महसूस होगी नहीं। तो व्हाट विल हैपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो एमिशन आपके एसी से हो रहा है बच्चों, वो एकदम नेग्लिजिबल और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे मरेंगे नहीं। अभी मेरे पास जो क्लास में एसी है उसमें R32 गैस डलती है। व्हाट, R32। और कंपनी ने बोला ये इको फ्रेंडली है। झूठ बोलती है कंपनी। जिस एसी के आउटडोर यूनिट का पंखा पीछे नाचता है, उसकी हवा जब प्लांट के ऊपर गई बच्चों, 15 दिन में प्लांट मर गया। तो सोचिए, सिर्फ गर्म हवा से प्लांट मर गया, जो इसके अंदर गैस का क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता हो वो कितना नुकसानदायक होगा। तो सब कंपनियां झूठ बोलती हैं, चाहे R32 हो या R410A हो, सब झूठ बोलती हैं। हाँ, बस ये कि पुराना जो मैफ्रॉन गैस थी, फ्लोरॉन गैस थी, उससे थोड़ा नुकसान कम है, बट ठीक ठाक नुकसान होता ही होता है। और इवन अगर हम आप भी एसी में दिन भर 15-16 घंटे बैठे तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आएगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ जाएगा, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी आ जाएगी। क्यों, धूप तो हमको लगी ही नहीं, सनलाइट मिली नहीं आपको, प्लस सबसे बड़ी चीज आप आलसी हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। बायोपेस्ट, नीम ऑयल, ये आपके घर में लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कीड़ा लग रहा है, तो नीम खली जैसी एक चीज आती है, या नीम का एक लिक्विड आता है, पानी मिला के पौधों में डाल दें, कीड़ा भी मर जाएगा और पौधे को नुकसान नहीं होगा। और अगर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया बच्चों, तो जो अर्थवर्म होता है ना, वो भी मर जाएगा, और गुलाब का साइज जो इतना बड़ा था उतना पिद्दी सा हो जाएगा एकदम। एंड ये जो एनिमल्स हैं, ये आपने वो साइकिल पढ़ी होगी कौन किसको खाता है फूड चेन में, तो वेरियस एनिमल लाइक बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड, आउल्स, पीकॉक, ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है। सर कैसे? अरे जो ये क्या कहते हैं, आपके सांप आप होते हैं, ये आपके चूहों वगैरह को खा जाते हैं, तो ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर बिल्ली जो है वो चूहे को खा जाएगी, नेवला सांप को खा जाएगा, ईगल जो है ये भी सांप को लेके उड़ जाती है मैनी प्लेसेस में। तो दे आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स, और इनके थ्रू आपका जो भी सो कॉल्ड वाटर बॉडी हो गई, लैंड हो गया, इसमें नुकसान की पॉसिबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन तो मैंने आपको बताया था, लाल बहादुर शास्त्री वाली स्टोरी याद होगी सबको। जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुई थी, यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तो शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि अगली बार फिर से ऐसा हो सकता है कल को, तो क्यों ना इंडिया को हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और यहाँ पे खेती बाड़ी इतनी अच्छी हो कि जो हमको फूड इंपोर्ट करना पड़ता है वो इंपोर्ट करना ही ना पड़े। तब जाके इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया था। तो वो देश जो 1965 तक मेजॉरिटी फूड इंपोर्ट करता था चिल्ड्रन, आज हम प्रैक्टिकली कुछ भी इंपोर्ट फूड आइटम्स में तो नहीं करते हैं। और टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट भी बहुत कम हो गया, अभी बस प्रोसेसर्स बनने स्टार्ट होने वाले हैं, अगले साल से तो समझ लीजिए जीरो हो जाएगा, चाइना की दुकानदारी चौपट होने वाली है। लेट 1 अप्रैल 2025 कम, फैक्ट्रीज आर इन द वर्ज ऑफ बीइंग सेटअप, और 6-8 महीने में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। कॉपीड एवरीबडी? सबने कॉपी कर लिया? अनुष्का जी डन, कवय जी डन, Yes, sir. डॉट्स डन। Yes, sir. क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, आपके घर में कार होगी बच्चों, बट अगर आप कार बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो भाई सीएनजी कार खरीदना आपके लिए नुकसान का सौदा है, क्योंकि थोड़ी महंगी आती है। सीएनजी नहीं, सीएनजी कार 50-60 हजार लाख रुपए कम से कम। अब आपको इतनी कार चलानी ही नहीं है तो आप क्यों इसको लेंगे। बट इफ यू यूज सीएनजी, और एक गैस और भी आती है जिसको एलएनजी बोलते हैं चिल्ड्रन, व्हाट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो सीएनजी या गोबर गैस वगैरह हम यूज करें, गांव वगैरह में बहुत यूज होती है ये, और इसके थ्रू आप जला सकते हैं अपना चूल्हा घर का। तो इंडिया में शहर वगैरह में तो इतने बड़े घर ही नहीं होते जहां इतना बड़ा प्लांट लग पाए, बट एल्स आजकल एक सिस्टम आ गया है पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई करना, तो उससे जो गैस की वेस्टेज होती है दैट हैज बीन रिड्यूस। जो सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट्स वगैरह हैं, उन पे जो फालतू का कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा। तो इनकी वजह से हाउस होल्ड पॉल्यूशन जो है चिल्ड्रन, दैट हैज बीन कंट्रोल्ड अप टू अ वेरी 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 ड्रास्टिक लिमिट। तो इसी के साथ हमारा पीपीटी रिव्यू होता है खत्म। योर होमवर्क आई हैव ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन, जो मैंने आपको नोट्स दिए उनसे एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, जिससे सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और फिर अपनी बुक से आप देखिएगा कौन कौन से टॉपिक लेफ्ट ओवर है, तो अगले लेक्चर में वील डू देम। ओके, मेजॉरिटी आई होप सो मस्ट हैव कवर्ड। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।